हेलो बच्चे सब, कैसे हो आप सब। तो पहला चैप्टर पढ़े थे बातचीत। अब पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी। तो कहानी जो है ये कौन लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। और चंद्र शर्मा का निधन हो गया 12 सितंबर 1922 ईस्वी। तो निधन यानी कि इसका मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, यानी कि जहाँ पे इसका जन्म हुआ उस जगह का नाम है जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। मूल निवास यानी कि ये जहाँ रहे वो कहाँ रहते थे? गुलेर में। गुलेर क्या है? गुलेर नामक ग्राम है यानी गांव है। ये गुलेर नाम का गांव में रहता था। जिला हो गया कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो गुलेर अगर याद नहीं रहे तो चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका टाइटल क्या है? गुलेरी। यानी कि जो टाइटल है बस वही है उसका गांव का नाम। तो गांव का नाम गुलेर हो गया, टाइटल है इसका गुलेरी। पिता का नाम है पंडित शिवराम। रचनाएं यानी कि ये क्या क्या चीज लिखे। तो क्या क्या चीज लिखे हैं? कहानियां, यानी बहुत सारा कहानी लिखे इसलिए कहानियां हो गया। तो कहानी में कौन कौन चीज क्या क्या चीज लिखे हैं? सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में लिखे हैं। फिर बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा कब लिखे हैं? 1911 में। और उसने कहा था जो कि मेरा ये कहानी है। तो ये कहानी उसने कहा था कब लिखा गया है? 1915 ईस्वी में। निबंध। निबंध भी लिखे हैं। निबंध में हो गया पाश्चात्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व। इतिहास हो गया, इसी का लिखा हुआ है। फिर पुरातत्व, कछुआ धर्म, मोरेशी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपटारी। संस्कृत की टिपटारी देवाना प्रिय। अब टिप्पणियां भी लिखे हैं। टिप्पणियां क्या क्या किए हैं ये? अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, अंग्रेजी निबंध। तो चंद्र शर्मा जी अंग्रेजी में भी निबंध लिखे हैं। तो निबंध का नाम हो गया अंग्रेजी का निबंध वाला ए पोएम बाय भाष, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायस कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये हो गया लेखक का परिचय। तो अब हम जानेंगे उसने कहा था कहानी में क्या क्या है। वो टेलर, जैसे फिल्म दिखाने से पहले टेलर दिखाया जाता है उसी तरह इसका भी उसने कहा था का टेलर। तो उसने कहा था कहानी जो है ये बहुत अच्छा कहानी है। तो लव स्टोरी कहानी है जिसको सुन के आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो उसने कहा था कहानी चंदा शर्मा जी द्वारा लिखे गए हैं। तो जो जा करके ये कहानी इतना लाजवाब था, इतना जबरदस्त था, जो आप सुनेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो इतना जबरदस्त था कि इस पे क्या हुआ, वो फिल्म बना और नाटक भी किया गया। जैसे कहीं पे नाटक वाटक होता है तो उसमें भी ये रोल इतना अच्छा लगा कि ये उसने कहा था नाटक भी किया गया। तो उसने कहा था कहानी में एक 8 वर्ष की लड़की रहती है और 12 वर्ष का लड़का रहता है। जिस 8 वर्ष की लड़की को लड़का जो है लहना, 12 वर्ष का लड़का का नाम रहता है लहना सिंह। तो लहना सिंह क्या करता है, उसको तांगे के नीचे आने से बचाता है। वो रोड पे चल रही थी तो उसके बाद क्या हुआ, वो तांगा के नीचे आने लगती है लड़की। तो लहना सिंह उसको बचाता है। तभी से उस दोनों में बातचीत होने लगता है। तब रोज रोज वो एक ही सवाल उससे पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो ये सवाल जो पूछता है, कुरमाई में होता है मंगनी। तो लड़की का क्या होती है, शर्मा जाती है। तो शर्माने के बाद धत कह करके भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है हाँ हो गई। तो क्या हुआ, उस रोज एक रोज उससे पूछा गया, रोज रोज वही सवाल वही जवाब मिलता था, भाग जाती थी। लेकिन एक रोज क्या हुआ, सवाल का जवाब मिलता है। तो बोलती है हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। तो क्या है, वो 8 साल की लड़की जो रहती है वो रेशम का सालू ओढ़े हुए रहती है। तब उसको लहना सिंह को दिखाती है, देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। लहना सिंह हथ पर वो रह जाता है। लहना सिंह यह जो सुनता है वो पूरा
मतलब पूरा गुस्सा निकालता है, उस पर तो नहीं निकालता है पर उसके जाने के बाद पूरे सामान पे इधर उधर गुस्सा निकालता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। तो फिर उसके बाद बचपन खत्म हो जाता है, फिर दोनों बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो लड़की जो रहती है उसका सूबेदार हजारा सिंह से शादी हो जाता है और जाकर के लहना सिंह युद्ध में चला जाता है और जाकर के सूबेदार हजारा सिंह भी युद्ध में रहता है और सूबेदार का एक बेटा भी रहता है, वो भी युद्ध में ही रहता है। वहां सूबेदार ने उसे एकांत में बुलाकर जब उसका घर जाता है, सूबेदार का घर, एक दिन वहां युद्ध से ही तब जाकर के सूबेदारनी क्या करती है, वही सूबेदार, वही 8 साल की लड़की सूबेदारनी क्या करती है, उसको बुलाती है। बुलाने के बाद उसको कहती है मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। तो वो जब बताई तो पहले तो नहीं पहचाना, तब वो याद दिलाई कि हम क्या हैं, वही 8 साल की लड़की जिसको तुम छेड़ा करते थे, तेरी कुरमाई हो गई कह करके। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। तो क्या करता है वो लहना सिंह, जो 8 साल की लड़की से प्रेम करता था, तो वो उसका जब वो सूबेदारनी बोली उसको कि मेरे पति और बेटे का रक्षा करना, तब जा करके वो अपना जान दे करके उसका पति और बच्चा को बचाता है। कहानी की घटना में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावनीति जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। तो क्या होता है, लास्ट तक ये कहानी जो बात रहता है बचपन का बात, सूबेदारनी से जो हुआ था, उस 8 साल की लड़की से जो हुआ था, वो लहना सिंह को लास्ट तक जब मरने की कगार पे रहता है तब भी उसका सारा बात उसको याद आता है। वो सोचते सोचते दम तोड़ देता है। अब टेलर हो गया, अब पूरी कहानी जानेंगे डिटेल से कि क्या क्या इस कहानी में है। तो बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान एक पक गए हैं, उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर की बंदूक काट वाले की बोली की मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की जोरी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना टिकट संबंध स्थित करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों के आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियां के पोरों पर चितकर अपने ही को सताया हुआ बताते। यानी कि जो गाड़ी सब घोड़ा सब चलता है उसको क्या करता है, जब वो तेज नहीं चलता है तो उसको तेज भगाने के लिए उस पर हमारा कोरा बरसाता है। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सिर चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कर गालियों में हर एक लट्ठी वालों के लिए ठहर कर सब्र को समुद्र उमार कर बच्चों खाला जी हटो, भाई जी ठहरना भाई, यानी कि भीड़ रहता पूरे, जब गाड़ी इधर से उधर जाता है तो क्या करता है, सबको हटाते उठाते आगे बढ़ता है। करते हुए सफेदों फेटो खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे भरने वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। और इतना भीड़ के कारण कोई जैसे रोड में ही क्या करता था, सामान सब रख देता था या तो कुछ लाद दिया, तो इससे क्या होता था, जो जाने वाला आगे जाने वाला गाड़ी वाड़ी से जो जाता है उसको दिक्कत होता है, तो इसी कारण गाली वाली देता है, तब जा करके वो साइड करता है सामान को। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यानी ऐसा बात नहीं कि वो लोग सुन लेता है चुपचाप, वो लोग भी मीठा मीठा बात बोल बोल के ताना मारता है। यदि कोई बढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लिख
से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हट जा जिरने जोगिए, यानी उसको हटाने के लिए जो जो बन पड़ता है सब कुछ बोलता है। हट जा कर्मा वालिए हट जा पुता प्यारिए बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी कि वो जब नहीं हटता है तब उसको बोलता है कि तुम क्या है, जीने योग्य, यानी तुम्हारा भी जिंदगी बाकी है, तुम क्यों मेरे गाड़ी के सामने आ रही हो, पुत्रों को प्यारी हो, यानी कि पुत्र के लिए तुम प्यारी हो, लंबी उम्र है तुम्हारी, क्या तुम मरना चाहती हो जो सामने में खड़ी हो। ऐसे बंदूक कांटों वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसी जगह एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। उनके बालों और इसके ठीले नुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं, यानी लड़का और लड़की क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बरिया। तो क्या होता है, लैना सिंह अपना मामा का बाल धोने के लिए दही लेने के लिए गया था और लड़की रसोई के लिए बरिया लेने गई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तब जाकर के दुकान में भीड़ था, जिसके कारण वो लड़का जाकर के वो लड़की से पूछता है तेरे घर कहाँ है। तो उसको पूछता नहीं रहा, क्या खड़ा खड़ा बोर हो रहा था। तो वो लड़की जब उसको मिली तो उससे पूछा तेरे घर कहाँ है, तो लड़की बोलती है मगरे में। और तेरे, फिर लड़की पूछती है और तेरे, तो फिर जाकर के लड़का बोलता है माझे में। फिर लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती है, तो अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, यानी सूबेदारनी का मामा का नाम क्या है, अतर सिंह। तो अतर सिंह के बैठक में ये रहती है। वो कौन है, मामा है। किसका मामा है, सूबेदारनी का। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, यानी लहना सिंह भी कहाँ आया था, मामा कनाया हुआ था, उसका घर कहाँ पे था, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदे देने लगा। उसके बाद भीड़ खत्म हो गया, उसके बाद उसको जो सामान लेना था उसको देने लगता है। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, फिर सामान लेकर जब आगे बढ़ गया तो मुस्कुराकर पूछा तेरी कुर्माई हो गई। तो इस पर लड़की कुछ आंखें झिराकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो लड़की को क्या होता है, शर्म लगने लगता है, तो लड़की धत कह करके भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। ऐसा नहीं कि दोनों बता बता के मिलता था, तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो कहीं पे भी गया बाजार बाजार तो कहीं कहीं मिल जाता था वो लोग। तो जाकर के इसी तरह महीना भर हाल रहा। तो 1 महीना तक यही सिलसिला चालू रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तो जब जब मिलता था तो पूछता था, क्या पूछता था, तेरी कुर्माई हो गई। और उत्तर में वही धत मिला। तो बार बार उसको क्या होता था, तो धत कह करके लड़की भाग जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़का फिर चिढ़ाने के लिए पूछता है एक दिन और। तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई, यानी कि तो एक दिन लड़की क्या बोल दी, हाँ हो गई। लड़का जो था वो तो ऐसे पूछा था, लेकिन क्या हुआ, उस रोज उसको ये आइडिया नहीं था कि ये आज हाँ बोल देगी। तो वो संभावना के विरुद्ध क्या बोल दी, हाँ हो गई। कब, तो फिर लड़का पूछता है कब, तो कल, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो बोलती है लड़की कि देखते नहीं हो ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। तो बोल करके लड़की फिर भाग जाती है। लड़के ने घर की राह ली। अब देखिए क्या होता है। तो लड़का जब सुनला कि उसका सगाई हो गया है, तो वो जब घर की तरफ जा रहा है बाजार से, तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक लड़का आ रहा था, उसको मोरी में ढकेल दिया गुस्सा से। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छाबड़ी वाला जो दिन भर कमाया था वो भी उसमें इतना जोर से धकेला कि पूरा जा करके जितना उसमें पैसा वैसा था सब इधर उधर चला गया। एक कुत्ते को पत्थर मारा, रास्ता में एक कुत्ता मिला, पत्थर उठा के खींच दिया उसको। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। अब क्या किया, अब गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि वो जो नहीं सुनना चाहता था वो सुन लिया। तो क्या किया, फिर गोभी वाला का ठेला में दूध उल्टा दिया।
सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। एक स्त्री उधर से पूजा करने के लिए जा रही थी नहा करके, तो इधर से ही क्या करता है, उससे टकरा जाता है। जब टकराता है तब जाकर के वो क्या बोलती है, अंधे हो क्या दिखाई नहीं देता है। तब कहीं घर पहुंचा, उसके बाद क्या होता है, वो घर पहुंच जाता है इतना सब कुछ करने के बाद। तो क्या हुआ, वो जो घर पहुंचा तो क्योंकि वो ऐसा नहीं ना सुनना चाहता था कि, तो वो तो सिर्फ रोज रोज पूछता था जान जान के, क्योंकि अपना वो सेटिंग करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, वो जो उस रोज सुन लिया तो अपना पूरा गुस्सा निकाला, सामने जो भी आता था सब पे अपना गुस्सा निकालते जा रहा था। तो घर पहुंचा, फिर अब दोनों बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद तो लहना सिंह जो था कहाँ पे चले गए, युद्ध में। तो राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकर गई। यानी जहां लड़ाई करने गए हैं तो वहां लड़ाई होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस खंदक में जहाँ पे टेंट लगाया था वहीं पे बैठा रहता था। बैठते बैठते बोल रहे, तब वो लोग क्या हुआ, बैठते बैठते बता कि ये भी कोई लड़ाई है। बैठते बैठते हड्डियां आकर गई। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा और मेह और बर्फ ऊपर से, यानी कि ठंडा बहुत जा रहा था, ठंडा अधिक पड़ने के कारण बर्फ गिर रहा था। पिंडलियों तक खींच से धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाके से गोली लगाती है, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी कि वो जो लड़ने के लिए आया था वो क्या करता था, कहीं कहीं छिप कर रहता था और जाकर के वहीं से गोला से बरसाता था। वही युद्ध करने जो गया था, बस बीच बीच में वही गोला सुनाई देता था और वहां खंदक में पड़े पड़े ये लोग उब गया था। ये लोग को ऑर्डर ही नहीं मिल रहा था कि जाके लड़ो। लहना सिंह और 3 दिन है। तो लहना सिंह बोलता है और कितने दिन है, 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टी, फिर जाकर के रिलीफ होने के बाद 7 दिन का छुट्टी मिलेगा वो लोग को। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। यानी एक वहां पे फिरंगी मैम है, ये लोग इंग्लैंड के तरफ से लड़ने के लिए गए हैं, तो वहां फिरंगी मैम है जिसका क्या है, बगीचा जो है उसमें पूरे बना हुआ है, जो घास सब है वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो उसमें क्या है, तो वही बोल रहा है उसी फिरंगी मैम के यहाँ पे जाएंगे जहाँ उसका बाग क्या है, मखमल की तरह, मखमल की तरह मतलब वो हरी घास जो है मखमल के जैसा आनंद है उसमें। फल और दूध की वर्षा कर देती है। यानी फिरंगी मैम इन लोग को खाने के लिए क्या क्या देती है, फल देती है, दूध देती है, ये सब एकदम भरपूर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, यानी रुपया देता है ये लोग, रुपया नहीं ले, फिरंगी मैम ऐसे फ्री में ये लोग को देती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये जो है, ये कौन कहता है, यानी कि फिरंगी मैम कहती है कि तुम जब उसको रुपया देने लगता है लोग खाने का, तब जाकर के वो बोलती है कि, कहती है कि तुम क्या हो, राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आओ, हम तुमसे रुपया नहीं लेंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो क्या हुआ, ये लोग लड़ नहीं रहा था तो घोड़ा भी हिना रहा था और ये लोग भी बैठे बैठे उकता गया था पूरा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मार कर ना लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। तो क्या बोला कि हमको हुक्म खाली मिल जाए ना, हम जा करके 7 जर्मन को अकेला, क्या करेगा ये, इतना मतलब लहना सिंह में बहुत ज्यादा जोश था। तो क्या बोलता है, 7 को हम खाली हुक्म मिलने का दे ही है, हुक्म मिलते ही हम क्या करेंगे, 7 जर्मन को, जर्मन का सेना को अकेला ही मार देंगे। पाजी कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। यानी कि अंधेरा में वो उधर से क्या करता है, उधर जर्मन लोग
फिर गोला फेंकता अंधेरा में। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। एक दिन ये लोग धावा किया था तो 4 मील तक को, 4 मील का जर्मन को मार गिराया था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, यानी पीछे से इन लोग को ऑर्डर मिला कि अब रुक जाओ, नहीं तो, यानी बोल रहा है नहीं तो, यानी क्या करता वो उसी रोज काम तमाम कर देता सबका, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा ने मुस्कुराकर कहा, यानी सूबेदार हजारा सिंह क्या करता है, नहीं तो सीधे क्या करता वो बर्लिन पहुंच जाता। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर ही सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, यानी 300 मील दूर लड़ने के लिए जाना, अगर डायरेक्ट एक बार में ही चले गए तो संभव नहीं है। इसीलिए बड़ा अफसर जो सोचता है सोच समझ के ही बोलता है, या रुकने के लिए बोलता है या हमला करने के लिए बोलता है। सूबेदार जी सच है। लहना बोला, पर करे क्या, यानी फिर लहना बोलता है पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धस गया है। अब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड के कारण पूरा सब एकदम सुकुड़ गया, यानी लड़ाई भी नहीं हो रहा है, जो गर्माहट आएगा सबको तो सब बैठे बैठे हड्डी सबका अकड़ गया, निकलता नहीं। और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बबालियां के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, तो ये लोग क्या बोलता है, बस एक धावा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा, इतना जो ठंड पड़ रहा है ठंड छूमंतर हो जाएगा। आदमी उठ सिगरी में कोले डाल, यानी कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोले डाल। सिंगरी क्या होता है, वो जो ठंडा में हाथ तापने वाला बरसी होता है जिसमें हाथ तपा जाता है, तो उसी को बोला जाता है सिगड़ी। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। तो वजीरा को क्या बोलता है, बाल्टी लेकर के खाई का पानी बाहर फेंकने के लिए। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। तो बोलता है शाम हो गई, खाई का दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगता है। तो सूबेदार क्या करता है, चक्कर लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो वजीरा सिंह कौन थे, पलटन का विदूषक। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी की बादल फट गए। तो क्या हुआ, ये ऑर्डर दे दिए, क्या दे दिए ऑर्डर, फिर करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी कि उसको जो करना है कर सकते हो। इस पर सब खिलखिला पड़े, यानी सबका जो लड़ाई करने के लिए बोला गया सबका चेहरा में खुशी आ गया कि चलो अब मजा आएगा, थोड़ा राहत मिलेगा। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तो क्या होता है, जब बोलता लड़ाई जब खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 गुना जमीन मांग लेंगे, लारी होरो को भी यहाँ बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। तो क्या करेगा, ये लोग बोला कि नहीं तो क्या करेंगे, वही फिरंगी मेम को बुला लेंगे जो हम लोग को फ्री में दूध पिलाती है, दूध देती है। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। तो क्या बोलता है कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती, यानी सिख लोग जो होते हैं वो तंबाकू सब नहीं पीता है और ना ही सिगरेट सब। तो क्या करता है वो मैम जो रहती है फिरंगी मैम, ये लोग से जिद करती है कि सिगरेट लेने का तो जिद करती कि लो सिगरेट लो, लेकिन क्या करते होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, तो जो पीछे हटा, ये लोग तो पीता ही नहीं है, लेकिन जब पीछे हटता है तो इसको लगता है कि हम जो इसको पिला रहे हैं सिगरेट तो ये इसको बुरा लग रहा है। अब मेरे मुल्क के लिए
लड़ेगा नहीं। तो वो सोचने लगती है कि हम नहीं पीते हैं, तो उसको लगता है फिरंगी मैम को कि हम मेरा मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे कि जानता ही ना हो, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। यानी कि बोधा सिंह को क्या करता है, ये रात रात भर कंबल से खुल जाता है ना कंबल, तो उसको कंबल उठाते रहता है, अपना जब ठंडा लगता है तो क्या करता है, सिगरी के सहारे ही पूरा रात को गुजार देता है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जारा क्या है? मौत है, और जारा निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा भी नहीं मिला करती। यानी कि बोल रहा है जारा क्या है? मौत है। अगर जारे में सही से नहीं रहा गया तो यहाँ पे डॉक्टर भी नसीब नहीं होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। तो वही बोल रहा है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यानी कि यहाँ अगर बीमार पड़ोगे तो कोई इलाज भी नहीं करेगा। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यानी बोल रहा है हम जो अपना घर में क्या लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं, तो मेरा मौत कहाँ पे होगा? कीरत सिंह का गोदी में मेरा सर होगा और जहाँ लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी, तो वहीं पे ये इसका क्या होगा? ये वहीं मरेगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की लगाई है? यानी कि इसको गुस्सा चढ़ जाता है, क्या मरने मराने का लगा दिया है? मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? यानी कि सब अब बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो बोला क्या मरने मराने का बात लेके बैठ गए, चलो कुछ गाओ। तो दिल्ली शहर से पिशोर नु जान दिए। यानी ये लोग सीख था, तो जा करके क्या करता है, तो पंजाबी गाना गाता है, कर लेना लोंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना ला रेदा सोदा अरिये, ओए ला ना चटका कंदू नु, कंदू वनवाए मजेदार गोए, हुन लगा चटकाए कदू नु। तो ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा भी कर लेना, होए अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरी वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना। अब ये लोग क्या बोलता है, इसको कद्दू खाना है, तो इसीलिए बोलता है अब हमको कद्दू खाना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। तो क्या हुआ, सब सुर मिलाने लगा उसमें और जा करके गूंज उठी, और सिपाही फिर ताजे हो गए। तो सब जो बोर हो गया था बैठे बैठे, फिर से जब संगीत गाया गुनगुनाया, तब जा करके फिर से सब तरोताजा हो गया। मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। तो 4 दिन से कोई लड़ा ही नहीं था, सब खाता था पीता था मस्ती करता था। अब कहानी का तीसरा अध्याय स्टार्ट हुआ। तो क्या है, दोपहर रात गई, तो दोपहर रात चला गया, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। यानी कि अंधेरा है, सन्नाटा है, पूरा शांत है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह क्या किया, बाहर में पैरा में खड़ा, क्योंकि जंग पे गया है ना वो लोग, कभी भी कोई आके हमला कर सकता है, तो जा करके वो बाहर में पहरा देता है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहरा, यानी बोधा सिंह ठंडा से कराहता है। क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। तब जा करके बोलता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी कंपनी छूट रही है, रोम रोम के तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। यानी ठंडा इतना है जिसके कारण थर थर कर रहा था, उसके बाद दांत कट 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 बज रहा था। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर क्या बोलता है लहना सिंह, ठीक है लो मेरा जर्सी पहन लो। और तुम? तो फिर ही पूछता है फिर तुम क्या पहनोगे? तो मेरे पास सिगरी है। तो क्या बोलता है, मेरे पास क्या है, सिगरी है, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो ये झूठ फूट बहाना बनाने लगता है ताकि वो उसका जर्सी ले ले।
ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तो बोला नहीं मैं नहीं पहन, 4 दिन से क्या मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या, यानी कि उसका ख्याल रख रहा है, बार बार जग करके है, तो वही बोला 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। तो ये झूठ क्या बोल देता है, मेरे पास क्या है, दूसरा गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मैं बुनकर भेज रही है, यानी कि बोल रहा कि क्या कर रहा है इसको, मैम बुन बुन के भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, तब जा करके लहना सिंह कोट उतार करके उसको दे देता है। और नहीं झूठ, और नहीं झूठ, यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसे जबरदस्ती जर्सी पहना दी। यानी जबरदस्ती लहना सिंह क्या करता है, बोधा को अपना जर्सी पहना देता है। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी वो जो है सिर्फ कथा के माध्यम कथा कह रहा था, यानी कि झूठ बोल रहा था ऐसे, ताकि वो क्या करे, उसका जर्सी ले नहीं रहा था ना, इसलिए झूठ फूट क्या बोल दिया कि मैम जो है, इंग्लैंड की मैम बहुत सारा जर्सी सब बुन बुन के भेज रही है। जो लहना सिंह था वो बहुत अच्छा था, सबका मदद करता था। तो कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हजूर। तो कहकर सूबेदार तान कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम दावा करना होगा। तो उधर से लेफ्टिनेंट साहब आता है, तो लेफ्टिनेंट साहब क्या बोलता है कि अभी इसी वक्त क्या करना होगा, धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, वहां पे क्या है, जर्मन लोग बसा हुआ है थोड़ा दूरी पे, वहीं पे तुम लोग को क्या करना है, धावा बोलना है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, यानी कि मात्र 50 ही आदमी है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। हाँ, तो जहाँ मोर है वहाँ 15 जवान खड़े आया हुआ, यानी कि जहाँ पे मोर रहेगा तो वहाँ पे क्या है, 15 जवान खड़ा है। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाना, यानी बोला यहाँ पे 10 आदमी छोड़ देना और जितना आदमी है सबको साथ लेके चले जाना। खंदक छीन कर वही, जब तक दूसरा हुक्म मिले डटे रहो। तो क्या बोला, जब तक हम हुक्म दूसरा ना दे तब तक तुम लोग ये काम करते रहना, हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। तो ये लोग बोला ठीक है, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह क्या करता है, रोकता है। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, यानी कि लहना सिंह आगे जब बढ़ता है तो जाकर के सूबेदार उसको उंगली की तरफ से उसको इशारा करता है। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। अब सोचने लगा 10 आदमी किसको रखेंगे यहाँ पे, तो कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जब से सिगरेट निकाल कर सुगलाने लगे। अब क्या क्या जेब से सिगरेट निकाल करके सुगलाने लगता है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब लेफ्टिनेंट साहब क्या करता है, लहना सिंह को भी सिगरेट दे देता है। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। तो लहना सिंह क्या होता है, समझ जाता, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब जो है सिगरेट जो इसको दिया, तो यानी कि वो लेफ्टिनेंट लहना सिंह जो था सिख था, तो ये लोग सिगरेट सब नहीं पीता था। तो इसीलिए जब इसको सिगरेट दिया तब समझ गया कि लेफ्टिनेंट साहब होते तो उसको तो पता था कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। यानी कि तभी अब उसको पता नहीं चलने दिया कि क्या हम लोग को पता चल गया है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, तो मुंह का भाव छिपा लिया। तब क्या बोलता, ठीक है लाओ। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले से साहब का मुंह देखा। तो जाकर के उजाला में जब सिगरी में आग हुआ तो वो आग का उजाला से उसका फेस में पड़ा, तब उसका मुंह देखता है, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। तब बाल सब देखा तब उसका माथा से लहना सिंह का ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, यानी कि वो जो बाल था वो एक दिन में, लेफ्टिनेंट साहब का जैसा बाल था वैसा उसका नहीं था, वो एक दिन में उसका बाल कहाँ उड़ गया। और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब जो था
लहना सिंह जांच रहा था कि कैसे, यानी कि उसको पता करने के लिए सही में ही है या नहीं है। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जैसे फिल्म सब में नहीं होता है, जैसे किसी का बन करके आ गया, किसी का ही करके दाढ़ी वाड़ी लगा कर, वैसे लेफ्टिनेंट साहब भी, वो लेफ्टिनेंट साहब भी आ गए थे। वो असली लेफ्टिनेंट साहब नहीं था, लेकिन जो है लहना थोड़ा तेज था, वो क्या क्या समझ गया कि ये क्या है, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो अब उसको परखने के लिए, जांचने के लिए क्या करता है, पहले पहले का बात सब बोलता है। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। तभी क्या बोलता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? तो बोलता क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, यानी कि लोग जब शिकार करने गया, बोला शिकार करने का यहाँ पे वो ऐसा मजा नहीं है। तो याद है, यानी कि उसको बात में उलझा रहा है ताकि इस पूरा उससे कंफर्म हो जाए कि ये सच में है या नहीं है। तो क्या क्या पहले की बात पूछ रहा है, जो उसके साथ किया भी नहीं झूठ, लेकिन उसके साथ वो बात को जोड़ रहा था ताकि पता करने के लिए। याद है, पारसाल नकली लड़ाई के, यानी कि पर साल जो है क्या हुआ था, नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे, लेकिन वो शिकार करने गया नहीं था, ऐसे बस उसको पकड़ने के लिए, जांचने के लिए क्या किया, उसको मतलब कोई कोई बात बोल रहा था कि उलझा रहा था, देखते हैं वो सब में क्या बोलता है। तो ये क्या क्या नकली बन के आया था, तो वो सब में क्या क्या हाँ हाँ मिलाते गया। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे, तो बोला कि जब आप खोते पे सवार थे और आपका खान खामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर से जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, तो इसमें सब में ये हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था। वो तो लहना क्या कर रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था उसको पकड़ने के लिए। आपका खान खामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय, तो अब क्या फिर दूसरा कहानी क्या बनाया, सामने से क्या हुआ, वह नील गाय की एक ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपको एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे से निकली। तो क्या बोला, आपको एक गोली वहां पे कंधा में लग गया था। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, यानी कि क्या बोला, ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। अरे साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, तो आप क्या बोल रहे थे कि इसका सिंह जो है क्या करेंगे, जिस रेजिमेंट का मेस में इसको लगा देंगे, देखेंगे। हाँ, पर मैंने यह विलायत भेज दिया, तो पर क्या किया, मैंने उसको विलायत भेज दिया था। ऐसे बड़े बड़े सिंह, यानी कि कितना वो अब कहा, बना रहा था, बात को बना रहा था कि उसको पकड़ पाए। तो क्या बोला, 2-2 फुट के तो होंगे। तो क्या बोला, वो सिंह कितना था, 2-2 फुट। सिंह बोला 2-2 फुट का होगा, तो उसको झूठ फूट का उसको बोल रहा था, बार बार उसको बात में उलझा रहा था कि वो और सब में क्या कर रहा था, हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो जा करके वो जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था वो उससे पूछता है, तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब। अब ये जो है लहना सिंह तो सिगरेट पीता ही नहीं था, तो वो क्या बोला, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। तो बहाना क्या बनाया कि दिया सलाई लेके आते हैं तब ना जलाएंगे, तब ना पियेंगे। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। तो वो अंदर में घुसा, जहां पे टेंट लगा हुआ था उसके अंदर गया वो लोग। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि, और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए था। अब उसको संदेह खत्म हो गया, जो संदेह था कि क्या कहता है लेफ्टिनेंट साहब वो है या नहीं है, तो अब संदेह खत्म हो गया, क्योंकि परख लिया, सब में वहां में हाँ मिला दिया, वैसा कोई बात हुआ ही नहीं था। और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब तुरंत अब जल्दी जल्दी प्लान बनाया कि अब कैसे करके इसको भगाया जाए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? तो अब उससे पूछता है कि क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। यानी कि ठोकर जो लगा वो नींद से उठ जाता है। होश में आओ, कयामत आई है। और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है, यानी कि उसको उठाता है, बोलता है होश में आओ, कयामत आ गई। वो भी कयामत किस कैसा आया है, लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहन के आया है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। तो क्या बोल रहा है लन्ना सिंह कि लेफ्टिनेंट साहब को क्या किया है, या तो मार दिया है वो लोग, या तो उसको कैद कर लिया है, इसीलिए उसका भेष बना करके ये यहाँ पे आया है। उनकी वर्दी पहनकर, या कोई जर्मन आया है? तो क्या बोल दिया कि यहाँ पे जो हम लोग लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है वो क्या है, जर्मन का कोई
बन के आया, सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। उसका लेफ्टिनेंट साहब जो था उर्दू बोलने नहीं जानता था, पर वो जो आया था तो वो एकदम फटाफट फटाफट उर्दू बोलता था। और किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है, यानी कि बोल रहा है कि उसको तो पता, लेफ्टिनेंट साहब को पता है कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी क्या किया है, ये हमको सिगरेट दिया है। अब तो मतलब अब मारे गए। धोखा है, सूबेदार किचन में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। यानी क्या हुआ, ये लोग को धोखा से दूसरा जगह भेज रहा था ताकि यहाँ पे क्या करेगा वो लोग, जर्मनी वाला सब यहाँ पे धावा बोलेगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। यानी कि जिधर से वो आया था लेफ्टिनेंट साहब, क्या बोला, उसका पैर का निशान होगा, उधर से जाओ और देखो कि ये कहाँ पे जाता है ये निशान। अभी बहुत दूर ना गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। यानी और जो जो लड़ाई के लिए निकल गया था उसको बोला कि अब जल्दी से उसको बोलो, जल्दी से आ जाएगा। ये सब खंदक वाला जो बात बोला कि वहां पे जर्मन सेना सब छुपा हुआ है, ये सब झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तकना खरके, देर मत करो। यानी कि धीरे धीरे जाओ, पत्ता भी नहीं खरकना चाहिए, ताकि पत्ता खरकेगा तो उसको पता चल जाएगा। एकदम धीमे धीमे जाओ वहां। हुकुम तो यह है कि हुकुम तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। यानी कि क्या बोलता है, हुकुम कि ऐसी की तैसी, मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। यहाँ लहना सिंह क्या है, जमादार रहता है, तो क्या बोलता है, अब हम लोग क्या किसका बात मानेंगे, लहना सिंह का बात मानेंगे, जो कि क्या है यहाँ का बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो लहना सिंह क्या बोला, चलो हम अब क्या करेंगे, लेफ्टिनेंट साहब का खबर लेते। कौन लेफ्टिनेंट साहब का खबर लेगा, वही जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है उसी का। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। क्या बोल रहा है, सिख लोग है तो वो बोलता है 8 है तो क्या हुआ, 8 किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है। एक एक अकालियां सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो क्या बोलता है, एक एक सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाली। तो क्या करता है, 3 गोला निकालता है, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। वो लेफ्टिनेंट साहब जो था, वो जो बन के आया था नकली लेफ्टिनेंट साहब, वो क्या करता है, गोला यानी कि बम का गोला जो होता है चारों साइड से लगा देता है। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। तो लहना सिंह क्या किया, वहां पे गया लेफ्टिनेंट साहब के पास, उसका इसमें कोहनी में तान कर मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गया। तो दिया सलाई जो था उसके पास में, वो हाथ से गिर जाता है। लहना सिंह ने एक कुदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गया। तो लहना सिंह गर्दन पे उसको जो कटाक से मारा, यानी कि वो क्या हो गया, वहीं जमीन पे चित हो गया। लहना सिंह ने तीनों गोलों बीनकर खंदक के बाहर फेंके। तो लहना सिंह क्या क्या वहां से जो गारा था उसमें गोला साहब, तो उसको निकाल करके बीन करके बाहर फेंक देता है। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। अब साहब क्या हुआ, यानी बेहोश जो हो गए थे लेफ्टिनेंट साहब, वो होश में आया। होश में आने के बाद लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है। तो यानी कि उसे पूछता है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। तो बताया, आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, सीख क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जंगाधारी के जिले में नील गाय होती है। तो ये भी सीखा कि जमादारी के इसमें नील गाय होती है, वो भी क्या, 2-2 फुट वाले सिंग। यह सीखा कि मुसलमान खान खामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, तो बोलता पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। यानी कि उसको बताता है, तुम इतना साफ उर्दू कहाँ से सीख लिए।
हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, यानी कि लेफ्टिनेंट साहब जो था उसका वो 5 गो शब्द भी उर्दू में नहीं बोल पाता था। तुम जो फटफट करके उर्दू बोल रहे हो, ये कहाँ से सीख लिए? लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, यानी कि लहना सिंह क्या था, वो जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आए थे उसका जेब का तलाशी नहीं लिया था। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, यानी बोला कि तुम चालाक तो बहुत हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, यानी बोला हम जो है माझे के हैं, हम क्या किए हैं, लेफ्टिनेंट साहब के साथ बहुत दिन तक रहे हैं और हम नहीं पकड़ पाएंगे। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने वे एक तुर्की मौलवी मेरे यहाँ आया था। एक बताया कहानी कि एक तुर्की मौलवी भी इसी तरह आया था, तो औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। वो क्या करता था मौलवी, तो ताबीज बांटता था और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। वही जो बेच बेच के क्या करता था, हुक्का पीता, और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें तो विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बेनियों को बहकाता था कि डाक खाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। क्या बड़ा डाक खाना में जो रुपया है उसको निकाल लो, नहीं सरकार का राज जाएगा तो ये रुपया भी चला जाएगा। डाक बाबू पहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो क्या बोला, उसको मौलवी को भगा दिया, बोला मेरा गांव में अगर पैर रखा तो देख लेना। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी, तो वो साहब का जेब से क्या हुआ, पिस्तौल चल गया, लहना सिंह को लग जाता है। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों के साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़का सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो बोधा चिल्लाता है उधर से, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। तो लहना सिंह क्या उसको सुला देता है कि बोलता नहीं कुछ नहीं, एक कुत्ता आ गया था। ये कुत्ता किसको बोलता है, वही नकली लेफ्टिनेंट साहब को। और औरों से सब हाल कह दिया और सबको बताया, लेकिन उसको नहीं बताता, उसको यही बोल के सुला देता है। जब बंदूक लेकर तैयार हो गए, लहना ने साफा कर फाड़ कर धाव की, दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव में ही था, घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, तो क्या पहला धावा को रोक देता है, दूसरे को रोका। यहाँ पर यहाँ थे 8। लहना सिंह का तक कर मार रहा था। लहना सिंह लोग 8 आदमी था, वो लोग एकदम चुन चुन के मार रहा था और लेने हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे, तो थोड़े सा मिनट में वे क्या हो गया, अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह। तो यानी क्या कि लोग सिख था तो गुरु अपना भगवान को याद करता है, बोलता है वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। तो क्या हुआ, पहले ये शब्द जो बोलने के बाद क्या हुआ, वो लोग में थोड़ा जोश आया, तो वो लोग क्या करता है, जर्मन का पीठ पे मारना शुरू कर देता है। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह ने जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पीटना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक किलकारी और अकाल शिक्षा दी फौज आई। तो वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, जैसे एक फिल्म में था, सनी देओल का फिल्म जो था एक, उसमें क्या बोलता था, उसमें बोलता था यही,
तो उसमें बोलता था सत श्री अकाल, क्या था, कुछ इसी टाइप का था उसमें। तो इसमें भी वही ये लोग जो है उसमें तो याद करता है अपना भगवान को, तो वाहगुरु जी की फतह, वाहगुरु जी की खालसा, सत श्री अकाल। पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए, सिख में 15 का प्राण चला जाता। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली से एक गोली लगी, तो गोली चल रहा था तो लहना सिंह को भी गोली लग जाता है। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। तो घाव जब उसका बंदूक से गोली लग जाता है तब क्या करता है, घाव जब होता है तो वहीं से मिट्टी उठा करके घाव में लगा लेता है। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है, यानी किसी को पता नहीं चलने देता, वो घाव में मट्टी लगा करके कपड़ा को बांध लेता है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोबदशाचार्य कहलाती। यानी पूरा लड़ाई जो है घनघोर हो गया, यानी कि पूरा एकदम जोश से लड़ा जा रहा था। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटे से चिपक रही थी। तब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तूने ना होता तो आज सब मारे जाते। यानी कि उसको बताता है सूबेदार की अगर लहना सिंह तुम नहीं होते तो क्या होता, सब मारा चला जाता। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, यानी कि वहां युद्ध में बहुत सारा लोग घायल हुआ तो डॉक्टर को फोन किया और एम्बुलेंस को बुला लिया। ढोने की वाली गाड़ी जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, वहां से फील्ड से अस्पताल क्या था, नजदीक था। जो घायल हुआ तो उसको लेके जा रहा था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। अब युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है मौत भी होगा, तो वहां पे एक घायल जो था उसको एक गाड़ी में रखता था और जो मर गया था उसको एक गाड़ी में रख रहा था। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बांधवानी चाहिए। तो लहना सिंह को जांग में गोली लग गया था तो सूबेदार क्या चाहा कि पट्टी बांध देते हैं, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। लेकिन लहना सिंह मना कर देता है कि कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा है। बोधा सिंह जोर से बरबरा रहा है और उधर बोधा को क्या हो गया, बुखार हो गया, बुखार से बरबर बरबर कर रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, तो लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जा रहा था, बोल रहा था नहीं तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है, तो सूबेदार को क्या करता है, बोधा का कसम दे देता है और सूबेदार ने की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, तो उसको जबरदस्ती भेज देता है। लेकिन सूबेदार छोड़ के नहीं जाता क्योंकि वो घायल था, उसको गोली लगा था तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। पर क्या करता है, ये सूबेदारनी का कसम दे देता है, बोधा का कसम दे देता है और बोलता है नहीं तुमको जाना होगा, जाओ। और तुम, फिर पूछता है और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। क्या बोलता, तुम जब वहां जाओगे तो मेरे लिए क्या करना, गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। तो क्या बोलता है, देखो हम ठीक हैं, तुम जाओ, तुमको क्या है, बोधा और सूबेदारनी का कसम है, तुमको जाना पड़ेगा। सूबेदार कौन रहता है, वही सूबेदारनी जो कि 8 साल की लड़की थी उसी का पति। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। तो क्या बोलता है, चिट्ठी लिखने के लिए बोलता, किसको, सूबेदारनी को। तो मेरा माथा टेकना, लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। तो क्या बोलता है, जाके घर जाओ और उसको कह देना कि जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। उस सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा,
तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाया है, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। तो क्या बोलता, तुम मेरा और बोधा का प्राण बचाओ, इसमें लिखना क्या, चलो तुम भी साथ चलो। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। तो वो क्या बोलता है सूबेदार से, चलो तुम अपना सूबेदारनी को तुम खुद से कह देना। उसने क्या कहा था, तो फिर ही पूछता है उसने क्या कहा था। सूबेदार को पता नहीं था कि सूबेदार ने आखिर क्या कही है, तो पूछता है, जानना चाहता है आखिर वो क्या कही थी। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी में जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे। तो जाकर के जैसे वो लोग गाड़ी में चढ़ा तो लहना वहीं पे लेट जाता है। वो फिर वजीरा को बोलता है, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा हूँ। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती, यानी कि जब इंसान का मृत्यु आता है तब क्या होता है, स्मृति जो है पूरा साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसमें शुरू से लेकर अंत तक जो भी किया उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती, यानी शुरू से लेके वो अब तक क्या क्या किया नहीं किया, हर बात उसको एक एक करके पूरे याद आ रहा था, साफ 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 दिखाई दे रहा था दृश्य। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी कि पहले जो सोचता था तो धुंधलेला धुंधलेला दिखाई देता था, लेकिन जब मौत नजदीक आ गया, मरने वाला था, तब उसको क्या होता है कि पूरे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा था। जो बचपन से किया, सूबेदारनी से जो मिला, कैसे उसको बचाया, क्या क्या पूछता था नहीं पूछता था, हर कुछ उसको याद आने लगता है। अब देखिए क्या याद आता है उसको। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब उसको 12 वर्ष का इस बात याद आया, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। तो 12 वर्ष में वो कहाँ पे आया था, अमृतसर। अमृतसर किसके घर आया था, मामा के यहाँ आया था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। तो वो 8 वर्ष की लड़की उसको मिल जाती थी, कहाँ पे, वही जब 12 साल का था वो, तो 12 साल में जब अमृतसर में मामा के यहाँ गया था, वहीं पे उसको दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर जगह वो 8 वर्ष की लड़की मिलती थी। जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो उसे बार बार मिलता था तो बार बार एक ही प्रश्न करता था, तेरी कुरमाई हो गई। तब जाकर के लड़की शर्मा जाती थी, लड़की शर्मा के क्या धत कह करके भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो कहा हाँ कल हो गई। तो एक दिन इसी तरह जब उसका हो गया सगाई, तो एक दिन जब पूछा तो बोली हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, अब बोल रहा है क्रोध हुआ, आखिर क्यों हुआ, क्योंकि वो जो नहीं सुनना चाहता था वो सुन लिया। जो नहीं सुनना चाहेगा वो अगर सुन ले तो बुरा तो लगेगा ही। 25 वजीरा सिंह पानी, बीच बीच में वो क्या बोलता था, वजीरा सिंह पानी पिला दे, क्योंकि ये मृत्यु के पूरे करीब है, इसको सब कुछ याद आ रहा था, बीच बीच में उसको प्यास भी लगता है, तो वजीरा सिंह को बोलता है वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया। यानी बचपन का बिताव जाकर के वो जमादार बना, तो जमादार का नंबर था नंबर 77 राइफल्स के जमादार हो गए। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। तो जब 25 साल हुआ तो वो 8 वर्ष की कन्या जो थी, लड़की थी, उसको भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, उसको अब कुछ याद नहीं था। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। तो जब वहां पे छुट्टी मिला, उन लोग को रिलीफ मिला था, तब घर जब गया तो घर से उधर से लौटते समय क्या किया, लौटते समय वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी की और मैं बोधा सिंह भी लाम कर जाते हैं, यानी कि बोधा सिंह को लौटते समय हमारे घर होते जाना। तो जाकर के सूबेदार हजारा सिंह उसको बोलता है कि लौटते समय क्या करना, मेरे घर होते हुए जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ा था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, तो जो था सूबेदार उसको बहुत चाहता था, तो उसको बोला कि ठीक है जब इधर से जाओगे
छुट्टी पे आया था, तो बोला इधर से जाओगे तो हमको लेते चलना। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। तो जाकर के लहना को सूबेदार रोकता है, बोलता है कि सूबेदारनी तुमको जानती है, जा मिला। तो उसको बोलता है जाके मिल लो। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है कब से, यानी बोला कि सूबेदारनी मुझे कब से जानती है। इसको तो कुछ याद है नहीं लहना सिंह को। रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। अब बोला कि वहां पे तो कई सूबेदार का घर का लोग रहा नहीं, फिर ही हमको कैसे जानती है। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना, कहा असीम सुनी, यानी कि सुना के लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? तो ये पूछती है मुझे पहचाना? तो लहना सिंह बोलता नहीं। तो तेरी कुरमाई, तब याद दिलाने के लिए ये क्या बोलती है, तेरी कुरमाई हो गई। धत कल हो गई देखते नहीं, रेशमी बूटे वाला सालू अमृतसर में। तो इसको याद दिलाई वो लाइन बोल करके। भावों की टकराहट से मूर्छा खोली, जब वो बोली वही लाइन बोली तो लहना सिंह जो भूल गया था वो सब कुछ उसको याद आ रहा था। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, यानी कि जो वक्त के साथ समय का इसमें वो ढक गया था वो बात, वो अचानक से वो जो बोली वो घाव फिर ताजा हो जाता है। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था, यानी फिर से वो बोलता है वजीरा पानी पिला दे। बीच बीच में उसको प्यास लगता है इसलिए बोलता है वजीरा पानी पिला दे। सपने चल रहा है, यानी वो सपना, यानी सपना ही एक तरह से समझ लीजिए। उसको जितना सब कुछ बात बिता था उसके साथ, सब कुछ उसको याद आता है, वो एक एक करके बताते जाता है। सूबेदारनी कह रही है, मैं अब सूबेदारनी क्या कही आके सुनाता है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। तो बताती है एक काम तुमको बोलते हैं, मेरा क्या हुआ, भाग फूट गया। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, यानी उसको जमीन कहाँ मिला है, लायलपुर में। अब नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हमें तिमियों की घगरिया पलटन क्यों ना बना दी। जो भी सूबेदार के साथ चली जाती एक बेटा है, यानी कि इसको पहले भी फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। यानी कि सूबेदारनी को 4 और बेटा हुआ था लेकिन वो सब मर गया, एक भी नहीं जिया। तो इसीलिए ये क्या बोलती है, रोने लगती है। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते रहे मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। इसको बताती है कि जिस तरह तुम मेरा वहां पे टांगा वाले के नीचे हम जाने वाले थे, पर तुम क्या किया कि वहां पे मेरा जान बचाया था ना, तो उसी तरह तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाया। घोड़ों की लातों से चले जाते थे और मुझे उठाकर दुकान की तख्ते पर खड़ा कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को बचाना। तो क्या बोलती है, इसी तरह जैसे हमको बचाए थे बचपन में, इसी तरह इन दोनों को भी बचाना। कौन दोनों को, तो वो अपना पति और बच्चा को बचाने के लिए बोलती है। मेरी शिक्षा है, मेरी भिक्षा है, सॉरी, तो क्या बोलता है मेरी भिक्षा, यानी कि वो आंचल अपना फैला लेती है और जाकर के बोलती है तुम क्या करना, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, लहना सिंह भी रोने लगता है, वो आंसू पोंछ के बाहर निकलता है। वजीरा पानी पिला दे, फिर उसको प्यास लगता है, फिर बोलता है वजीरा पानी पिला दे, फिर कहता उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था, तो उसने वही कहा था कि तुम क्या करना, मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। तो लहना क्या करता है, उसका बात वही मरते दम तक पूरा करता है, दोनों का रक्षा करता है और लास्ट में इसका मृत्यु हो जाता है। तो लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, वजीरा सिंह को ये सारा बात बता रहा था। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन, किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है।
तो यानी इस बात से ये नहीं कि आम का साइज बड़ा है, ये नहीं। जब उसका भतीजा का जन्म हुआ था उसी वर्ष क्या किया गया था, आम का पेड़ लगाया गया था। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। तो वजीरा सिंह रो रहा था क्योंकि जो लहना सिंह था वो मरने वाला था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख रैपर जमादार लहना सिंह। तो क्या होता है, लहना सिंह का मृत्यु हो जाता है। तो वो क्या करता है, मर करके भी अपना प्रेमिका का बात को पूरा करता है। उसका प्रेमिका जो बोली थी अपना पति और पुत्र का रक्षा करने के लिए, वो उस बात को पूरा करता, निभाता है, उसका जान बचा लेता है और खुद मर जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी? तो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।